तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, ओके, बेसिक्स ऑफ ईएमटी का। तो अब हम देखेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर एंड स्टोक्स थ्योरम। ओके, कर्ल मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो हमने देखा जैसे ए क्रॉस बी। ओके, और उसी से रिलेटेड है हमारा स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम हमारा क्या करता है कि एक क्लोज्ड, ठीक है, कन्वर्ट्स अ क्लोज लाइन इंटीग्रल इनटू अ सरफेस इंटीग्रल। एक क्लोज मतलब इस तरीके का एक इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल को वो एक सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसी को हम मैच करेंगे। मैच करेंगे कैसे कि देखो हमने यहाँ पे हेडिंग में पढ़ी दो चीज़ें, एक तो कर्ल और एक स्टोक्स थ्योरम। तो ये जो पूरा ही है ये है स्टोक्स थ्योरम, और इसी में इस्तेमाल होता है किसका, कर्ल का। मतलब ये जो यहाँ पे मान लो मैं ए वेक्टर ले रहा हूँ तो यहाँ पे वो बन जाएगा डेल क्रॉस ए। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे मैंने यहाँ पे बस रफली लिख दिया है। तो ये चीज़ है कि कर्ल और स्टोक्स थ्योरम का ये रिलेशन है। कर्ल को यूज़ करके स्टोक्स थ्योरम का क्या करता है, एक क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को एक ओपन सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, लेट ए इजकल टू ए वेक्टर ए यू डेल यू प्लस ए बी, सॉरी ये ए कैप यू है, नॉट डेल यू, ए यू ए कैप यू प्लस ए बी ए कैप बी प्लस ए डब्ल्यू ए कैप डब्ल्यू। ओके, तो ये चीज़ तो हमने देखा स्टोक्स थ्योरम। देन अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम जो डीएल क्या होगा, हमारा डिफरेंशियल लेंथ होगा, ds डिफरेंशियल सरफेस एरिया, और डेल क्रॉस ए हमारा कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए ही हम स्टोक्स थ्योरम को लिख सकते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, हम क्या लेते हैं कि जैसे h हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ भी इसको बोल सकते हैं, पर यूनिट लेंथ। अब देखो इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, एक तरीके से एग्जाम्पल है, बस इसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि इन दोनों के अंदर आप गौर करो। देखो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है लेंथ को, और जब आप बी की बात करेंगे, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसकी यूनिट टेस्ला वो एक अलग चीज़ है। तो इसको ये क्या होता है, फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ऊपर वाला क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ, ये क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। तो दोनों का रिलेशन है, एच और बी का रिलेशन निकल के कहाँ से आएगा, यहीं से निकल के आएगा। ये पर यूनिट लेंथ है तो हम क्या लिख सकते हैं, एस डॉट डी एल इजक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एच क्रॉस सॉरी डेल क्रॉस एच, हाँ मतलब वही चीज़ एच क्रॉस चलिए डेल क्रॉस एच और इनटू डी एस। तो ये चीज़ निकल के आएगी, यही डेल क्रॉस एच हमारे क्या बना देगा, बी बना देगा। उसको भी देखते हैं। तो एवरी करंट कैरी कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आगे मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी लिंक होगा जाके, कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्शंस कैन बी फाउंड यूजिंग। और उसकी डायरेक्शंस हम कैसे पता कर सकते हैं, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि एक वायर है, जैसे एक वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन हम कैसे पता कर सकते हैं। तो यह नए नए कॉन्सेप्ट आते आ रहे हैं। अभी क्या है ना कि एक एक को डिफरेंटली समझते जाना है, फिर सबको एक साथ लगाएंगे। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल जो हमारा होता है उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड कर्ल के हिसाब से भी। तो यहाँ मतलब राइट हैंड थंब रूल वो होता है, थंब रूल इसको बोलते हैं, उसका नाम है राइट हैंड थंब। क्या हमें शो करेगा, करंट की डायरेक्शन को। जैसे करंट इसमें फ्लो हो रही है, ऊपर मैं हाईलाइटर को यूज़ करता हूँ, ये करंट, तो ये आपका थंब है। तो करंट की डायरेक्शन में आपने शो किया किसको, वो भी राइट हैंड का, ये याद रखेंगे राइट हैंड का, दिस इज राइट। और राइट हैंड का जो कर्ल आपका बनेगा, ये जो कर्ल बन रहा है आपका, ये जो कर्ल बनेगा, ये किसको शो करेगा, एच या बी की डायरेक्शन को। ओके, दोनों डायरेक्शन एक ही होती है दोनों की। तो ये इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि पेपर के अंदर जा रहा है, अंदर जाने को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, बाहर को डॉट से, ये चीज़ हो गई। ओके तो ये इस तरीके से, मतलब ये इस तरीके से ये इसकी डायरेक्शन होगी राइट हैंड की जब आप बात करेंगे। ओके, तो ओवरऑल डायरेक्शन इसकी यही होगी जो यहाँ पे मार्क करिए ये। ओके, ऐसे तो इधर जाते हुए और फिर इधर जाते हुए, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, एच और बी की, दोनों की जो हम लेना चाह रहे हैं वो चीज़। तो अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला अलग से कर दिया कि बी और एच के बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। वैसे इसका इस लेक्चर में उतना काम नहीं इन चीज़ों का, बट फिर भी इनको हम पढ़ रहे हैं। मतलब अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे, बेसिक्स ऑफ ईएमटी, और ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। बी इजकल टू म्यू एच या फिर म्यू इजकल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। तो ये जो म्यू नॉट होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जो कि 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होती है म्यू नॉट, उसको देख के पता चल रहा है म्यू नॉट। और म्यू आर क्या होता है, वो इधर है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, उसकी वैल्यू में गिवन होगी। तो ये चीज़ निकली। अब इसी से क्या निकल के आता है हमारा, इसी से रिलेटेड निकल के आता है हमारा एम्पियर्स लॉ। उसको देख लेते हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ। देखो इस सबको हम पढ़ ही क्यों रहे थे, क्योंकि हमने लेक्चर की शुरुआत करी थी अपनी कर्ल ऑफ अ वेक्टर एंड स्टोक्स थ्योरम से। तो स्टोक्स थ्योरम का एप्लीकेशन कहाँ होगा, हम वो देख रहे हैं फिलहाल। ओके, तो आगे चलते हैं।
यहाँ पे एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, फिर से वही चीज़ आ गई, लाइन इंटीग्रल ऑफ एच अराउंड अ क्लोज लूप, ठीक है, ये क्लोज शब्द भी आ गया, लाइन इंटीग्रल शब्द भी आ गया, इज इक्वल टू द करंट इनक्लोज विद इन दैट लूप। तो ये किसके इक्वल होगा, जो करंट इनक्लोज होगी उस लूप के अंदर। ओके, या तो हम क्या बोलते हैं ना कि ये ds होगा, तो करंट को हम j डॉट ds लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो डेल क्रॉस h होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे j के इक्वल होगा। डेल क्रॉस h b के इक्वल नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, b इक्वल टू मी एच अलग रिलेशन होता है। ओके, b और h का ये रिलेशन होता है, और डेल क्रॉस h हमारा j के इक्वल होता है, ठीक है, करंट डेंसिटी के इक्वल। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हमने क्या पढ़ा था स्टोक्स थ्योरम में, स्टोक्स थ्योरम कि क्लोज इंटीग्रल, ये क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ समथिंग, जैसे h का क्लोज लाइन इंटीग्रल हम यहाँ निकाल रहे हो, किसके इक्वल होगा, वो सरफेस ओपन सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। ओके, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट ds, तो यही आपका स्टोक्स थ्योरम है। ये आप एक दूसरे को रिलेट करके देख सकते हैं, और जो ये टर्म पूरा निकलेगा ये किसके इक्वल होगा, एक्चुअल में j डॉट ds ही i इनक्लोज के इक्वल होता है। तो s डॉट डी एल आपको वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू देगा आई इनक्लोज, बट जब स्टोक्स थ्योरम से देखेंगे तो ये देगा इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट डी एस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मिलता जुलता स्टेटमेंट है आपका स्टोक्स थ्योरम से। ओके, उसके बाद देखते हैं आई इजकल टू j डॉट डी एस, ये हमें पता है क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके हम ये कर रहे हैं। j इज j a क्रॉस z और ds इज ds a क्रॉस z, तो ये j क्रॉस ds बन जाएगा, a क्रॉस z हमारा गायब हो जाएगा। तो वही चीज़ है। तो ये इसी तरीके से है कि अगर आपका h की डायरेक्शन ये है, मान लो इस समय h की डायरेक्शन गिवन है, h डायरेक्शन गिवन है, बट करंट की डायरेक्शन पूछी है, तो आप अपना राइट हैंड लेंगे और अपने राइट हैंड के कर्ल को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपका जो थंब होगा वो आपकी तरफ पॉइंट करेगा, मतलब इस पेपर के आउट ऑफ द पेपर पॉइंट करेगा। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं कि j और आई की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, करंट इस पेपर के या आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन के बाहर निकल रही होगी। ओके, जब ये ऐसा होगा, जब आपकी h की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो ये एम्पियर्स लॉ और स्टोक्स थ्योरम को हमने रिलेट करके देखा। अब क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ को लिख लेते हैं इंटीग्रल फॉर्म में। तो इंटीग्रल फॉर्म में कैसे निकलेगा उसके लिए ही हम इसका यूज़ करते हैं। देखो ये जो था ये ऊपर वाला, ये क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा था, ये इंटीग्रल फॉर्म था। अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंशियल या पॉइंट फॉर्म में। देखो इंटीग्रल फॉर्म को तो इंटीग्रल फॉर्म ही कहते हैं, बट डिफरेंशियल फॉर्म को पॉइंट फॉर्म भी कह देते हैं, तो ये याद रखेंगे। ओके, और यहीं से हमें हिंट मिल गया था, ये जो j था ना, ये j क्या था, j हमारा डेल क्रॉस h था, ये में ऊपर से हिंट मिल गया था। तो एक्चुअल में यही चीज़ केवल और केवल हमारा पॉइंट और डिफरेंशियल फॉर्म होता है कि डेल क्रॉस h इजकल टू j, बस यही डिफरेंशियल और पॉइंट फॉर्म है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ईजी बिल्कुल, डेल क्रॉस h इजकल टू j। अब अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम अगर करते हैं तो ये जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ एल एच डॉट डी एल किसके इक्वल हो जाएगा, आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एच, ठीक है, डेल क्रॉस एच डी एस, और यही किसके इक्वल है, आई इनक्लोज और जे डॉट डी एस के इक्वल। तो सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल ही हैं। तो पॉइंट और डिफरेंशियल फॉर्म तो बहुत आसान है, डेल क्रॉस एच इजकल टू जे, यही आपका पॉइंट और डिफरेंशियल फॉर्म है, बस और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं, ये तो हमने स्टोक्स थ्योरम पढ़ा, अब बात करते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर की। तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर, मान लो वेक्टर लेते हैं ए। ओके, ए को डिनोट करते हैं हम ऐसे, ए यू ए कैप यू प्लस ए वी ए कैप वी प्लस ए डब्ल्यू ए कैप डब्ल्यू। ठीक है, ये हमने सीखा है डिनोट करना शुरू में, लेक्चर 1 में शुरू में। तो डेल क्रॉस ए कैसे लिखेंगे, इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है 1 अपॉन, आप बाहर क्या लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट है, ये जो चीज़ इस तरीके से होता है इसके अंदर चीज़ होती है डिटर्मिनेंट है ये। ओके, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पता ही होगा। तो ये 1 अपॉन H1 H2 H3। तो ये जो सबसे ऊपर पहली रो में लिखते हैं ए कैप यू ए कैप वी ए कैप डब्ल्यू, और इसी के साथ में कोफिशिएंट्स का यूज़ करते हैं H1 H2 एंड H3, और उन्हीं कोफिशिएंट्स को हम लिख लेते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में बाहर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ लिखेंगे डेल अपॉन डेल यू, डेल अपॉन डेल वी, डेल अपॉन डेल डब्ल्यू, उसी क्रम में। क्रम क्या है हमारा, यू वी और डब्ल्यू, ये हमारा क्रम है, इससे इधर इससे इधर। तो डेल अपॉन डेल यू, डेल अपॉन डेल वी, डेल अपॉन डेल डब्ल्यू, और फिर से उन्हीं कोफिशिएंट्स को यूज करके H1 ए यू, H2 ए वी और H3 ए डब्ल्यू। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्चुअल में हमारे यहाँ पे जो टर्म था ए यू ए वी और ए डब्ल्यू, तो उनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए यू ए वी और ए डब्ल्यू। ओके, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो आपका कर्ल की वैल्यू आ जाएगी। कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ओके, कर्ल या फिर सर्कुलेशन। आप कर्ल को जब आपने ऊपर देखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से, ओके, थोड़ा सा मैं जगह लेता हूँ। जब हमने देखा कर्ल को, कर्ल का क्या मतलब था कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही थी कर्ल में। ठीक है, मान लो कि ये आपका बाहर, करंट आपका बाहर आ रही है, आउट ऑफ द स्क्रीन या आउट ऑफ द पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से।
ये क्या शो कर रहा है, एक तरीके का सर्कुलर पाथ ही तो है ये, कर्ल बोलो या सर्कुलेशन बोलो या सर्कुलर पाथ बोलो, जो भी आप बोलो तो वही चीज़ है। तो कर्ल या फिर सर्कुलेशन गिव्स द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ये सेंस ऑफ रोटेशन देता है, ये साफ हिंदी भाषा में ये हमें बताता है कि कोई भी हमारी वेक्टर फील्ड है तो वो किस तरीके से रोटेट कर रही है, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो ये वो सेंस ऑफ रोटेशन देता है। तो ये काम करता है हमारा फिजिकल मतलब कर्ल ऑफ अ वेक्टर, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और इसी का इस्तेमाल करके और एक दो चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हमारा डेल क्रॉस एच हमारा जे के इक्वल है, ये हमने सीखा था। तो जे की इस समय डायरेक्शन क्या होगी वो हम निकालेंगे। अगर इफ़ मान लो वो पहले ही दे रहा है कि जे पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो फिर कर्ल हमारा किस तरीके से रोटेट करेगा वो हमें पता करके देना है। ओके, अगर हमारा जे पॉजिटिव डायरेक्शन में है मतलब हमारा करंट जो है वो भी हमारा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है। देखो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ऑन स्क्रीन बोलूँ मैं या ऑन पेपर बोलूँ, ऑन पेपर मतलब जिस पे नोट्स लिखे हुए, ऑन स्क्रीन जिस स्क्रीन पे आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस आपका कुछ इस तरीके से है, वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से, ये दोनों ऑन स्क्रीन ही है। बट जेड एक्सिस क्या है ना, ऐसे बाहर को निकल के आ रही है परपेंडिकुलर इनके। तो जो आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन निकलेगा वो पॉजिटिव जेड होगा, ठीक है। आउट ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन वो जिस स्क्रीन पे आप लेक्चर देख रहे हैं मोबाइल या लैपटॉप की, आउट ऑफ स्क्रीन पॉजिटिव जेड, और इनटू स्क्रीन जो होगा वो आपका नेगेटिव जेड होगा, नेगेटिव जेड। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम इसको देख रहे हैं कि भाई आउट ऑफ स्क्रीन है क्योंकि पॉजिटिव जेड लिया है। अगर ये होगा तो आप क्या करो, अपना थंब अपनी तरफ करो, अपनी तरफ पॉइंट करो राइट हैंड का, और आप देखो आपका कर्ल किस हाथ का फिंगर्स का कर्ल किस तरीके से कर्ल हो रहा है। तो वो जिस तरीके से आपको इसकी डायरेक्शन दे देगा एच की, ओके। एच को जिस तरीके से आपका रोटेट कर रहा होगा, और ये रोटेशन किस तरीके का है, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। देखो बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को पहचानने का, बहुत ही आसान तरीका। तो ये आपको सबको पता है 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आप क्या करो, किसी भी आपको कोई सर्कुलर पाथ मिला हुआ है तो उसमें अगर डायरेक्शन मिली हुई है तो उसको केवल इन दोनों के बीच में देखो। मान लो इसमें दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। देखो ये एक सर्कुलर पाथ है और ये दूसरा सर्कुलर पाथ है। अब मान लो मैं क्या करूँ कि इसमें इस तरीके से मैं डायरेक्शन को बनाऊँ और एक डायरेक्शन इस तरीके से बनाऊँ। अब आपको इन दोनों में से बताना है कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। तो बहुत ही आसान है, जो आपकी तरफ आए वो क्लॉकवाइज, आपकी तरफ मतलब जीरो की तरफ, मतलब जीरो को एज अ रेफरेंस ले लो, ठीक है। इससे क्या होगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ऑन पेपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को पहचानने में। हमेशा किसी भी कर्ल की डायरेक्शन को 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में देखो। अगर ये जो ऊपर वाला है ये क्या आ रहा है, ये 0 डिग्री की तरफ आ रहा है, ये बोले तो ये आपकी तरफ आ रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो कि सिंपल होता है। और जो दूर जा रहा है, जो 0 से बाहर निकल के जा रहा है, 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, ये वाला मतलब इधर जा रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि जो दूर जाए वो एंटी और जो आपकी तरफ आए वो सिंपल क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से हमेशा पता कर सकते हैं कि कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको देखो, अभी मैं इसको देखते हुए मैं क्या है ना कि अपना कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। अभी मैं सोच ही नहीं रहा कि क्या है, मैंने केवल इसके बीच में देखा ये 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये क्या है 0 डिग्री से दूर जा रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो देखो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये चीज़ होगी जब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आपका होगा, तो डेल क्रॉस एच जेड इजकल टू एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या करते हैं, डेल क्रॉस एच इजकल टू जे के इक्वल हमको पता है, उसी जे को मिल लेते हैं माइनस जेड डायरेक्शन में, या फिर आई हमारा जो है वो माइनस जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि इनटू द पेपर इनटू द स्क्रीन, करंट को जिस तरीके से फ्लो कर रही है स्क्रीन के अंदर। अब आपको बताना है कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखो बहुत ईजी है, इनटू द पेपर कर रही है, आप अपने थंब को क्या करो, अपने मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट करो, ओके। और आपका हैंड का राइट हैंड का कर्ल जिधर मूव करेगा उधर आपका डायरेक्शन होगा। आपका राइट हैंड का कर्ल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ओके। अब आप यहाँ पे एक्सेस बनाओ और इस एक्सेस में 0 डिग्री 90 डिग्री। अब देखो ये किधर पॉइंट कर रहा है, ये 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो कोई याद तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। तो ये चीज़ें, तो डेल क्रॉस एच आपका इस केस में जब आपका आई नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ है आपको मिला क्लॉकवाइज, ओके। रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अबाउट जेड एक्सिस इज द क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से जेड और आई एच और आई के बीच में डायरेक्शन का रिलेशन निकाल सकते हैं। और क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेटिंग इन नेचर भी होता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। द एरिया वेक्टर इन केस ऑफ सर्कुलेशन या फिर कर्ल इज फाउंड यूजिंग आर एच कर्व रूल। जब एरिया वेक्टर होता है ना उसको कैसे निकालते हैं, इसी आर एच कर्व रूल की मदद से निकालते हैं। ये पॉइंट हो गया। और देखते हैं आगे,
एग्जाम्पल जैसे 1 ds निकालना चाह रहे हैं हम, ds क्या एरिया वेक्टर ds a कैप z, अगर ये पॉजिटिव होगा, ओके ये पॉजिटिव है तो फाउंड यूजिंग RH रूल। देखो इस तरीके से ये पॉजिटिव कब निकलेगा, हमने ऊपर क्या देखा था, जब हमने j की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था तो उस समय हमें j क्या होता है, करंट डेंसिटी, करंट एरिया, तो सॉरी j इज I बाई a, या I इजकल टू j इंटू ए, इस तरीके से हो जाता है। ओके तो जब जे पॉजिटिव था तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा था। तो इसका उल्टा देखते हैं कि अब हम निकालना चाह रहे हैं कि ds क्या है। तो आप इसमें देखो, इसको पहले बनाओ, इसमें डायरेक्शन बनाओ। जैसे ये आपका एक एरिया वेक्टर है, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ ये पूरा एरिया वेक्टर है, ओके ds, तो ये ds है। तो इस ds का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पर डिपेंड करेगा कि इनका डायरेक्शन क्या है। तो ये आप देख सकते हो कि ये किस तरह से फ्लो कर रहा है, ये आपसे दूर जाता हुआ दिख रहा है। मतलब आप मान लो यहाँ पे मौजूद हो, ये 0 डिग्री हो गया, ऊपर 90 डिग्री, आपसे दूर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है मतलब जे आपका पॉजिटिव होगा। तो ये राइट हैंड रूल से हमने निकाला। अब क्या करते हैं, तो इसी तरीके से देखते हैं सेकंड वाला केस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो हमने एरिया वेक्टर है ds माइनस ए कैप जेड, ये कैसे निकाला कि ये माइनस होगा, तो ये ऐसे निकालता है फाइंड यूजिंग द RH कर्व रूल। फिर से वही चीज़, ये आपको गिवन है, मान लो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखो अभी मैं क्या कह रहा हूँ ना, आप याद भी मत करो कि क्लॉकवाइज का नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव, आप निकाल के देखो। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब आप इधर 0 डिग्री बनाओगे, इधर 90 डिग्री, तो ये 0 डिग्री की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज है। आप फिर क्या करो, इसी तरीके से राइट हैंड अपना कर्ल उसी तरीके से बनाओ, तो आपको दिखेगा ओके इसी तरीके से अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो नेगेटिव डायरेक्शन मिलेगी, ओके ऑफ द एरिया वेक्टर। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। बाकी अब इसके बाद ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल 1% भी। आपको सीधे से क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सीधे से याद कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा लॉजिक लगाना ही नहीं है।